हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये आपका डेली जो जीके जीएस का वीडियो आता है उसी का ये नया पार्ट है। तो हम लोग यहां पर देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आते हैं। और इससे पहले मैंने 15 लेक्चर्स लिए हैं, जिसमें से आपने देखा होगा बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसके साथ मैंने ऑप्शंस को भी एक्सप्लेन किया, जहाँ पर आपका एक क्वेश्चन के साथ कई सारी चीज़ें तैयार हो जाती हैं। तो उसी को ध्यान में रख के हम लोग यहाँ पर फिर से प्रैक्टिस करेंगे। देखेंगे पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। तो देखिए, जो लोग नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और पुराने वीडियो की प्लेलिस्ट बनी है और उसको जाकर आप वहाँ से देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न है कि किस राज्य में भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का उत्पादन होता है। देखिए, जो विंड एनर्जी है वो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा है दिए हुए ऑप्शन के अनुसार। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। देखिए, हम लोगों के यहाँ की जो थर्मल एनर्जी है, यानी जो कोयला और जो चीज़ें जलाकर होती हैं तो वो थर्मल में आ जाती हैं। फिर विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, जिसमें आपका जो सोलर पावर प्लांट लगते हैं। विंड एनर्जी विंड से, और थर्मल में आपका पेट्रोलियम हो गया और कोयल से हो गया, इनसे जला के। और फिर साथ में लास्ट में आपका आ जाता है जियोथर्मल। जियोथर्मल तो बहुत नाम मात्र का है, बाकी न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो हम लोगों के यहाँ एनर्जी के रिसोर्सेज हैं। अब बात आई है एनर्जी रिसोर्स की। तो एनर्जी रिसोर्स दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं कन्वेंशनल, एक होते हैं नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल को हिंदी में कहते हैं परंपरागत, और ये नॉन रिन्यूएबल होते हैं, आप इनको रिन्यू नहीं कर सकते हैं। तो परंपरागत को हम रिन्यू नहीं, जैसे हिंदी में क्या कहते हैं, गैर नवीकरणीय। किसको नया नहीं कर सकते हो? कोल को, पेट्रोल को, ठीक है, नेचुरल गैस को। तो ये नॉन रिन्यूएबल है। अगर बात करें कि नॉन कन्वेंशनल, गैर परंपरागत, ये होते हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो नॉन कन्वेंशनल में जैसे आपका हो गया जियोथर्मल, सोलर, विंड, है ना। तो ये टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल, तो ये सब क्या होता है कि आप इनको रिन्यू कर सकते हो, आप काफ़ी लंबे समय तक की निर्माण होता रहेगा। तो मैंने यहाँ पर दोनों को बताया है, आप इसको नोट्स बना लें और आराम से वहीं पर लिख लें। किस राज्य में जेट ब्लैक ग्रेनाइट का सबसे बड़ा भंडार मिला है? कर्नाटक, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सिक्किम। दिए हुए ऑप्शन से कर्नाटक में मिलने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि देखा जाता है कि इंडिया में रॉक सिस्टम कैसा है, आर्कियन है, धारवाड़ है, कुडप्पा है, गोंडवाना टाइप का। उस हिसाब से दिए हुए ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं इसको। तो यहाँ आंसर है कर्नाटक। अब कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक, जैसे यहाँ पे आपको मिलेगा कर्नाटक, तो कर्नाटक का यहाँ पर एक न्यू मैंगलोर आपका एक पोर्ट पड़ेगा। कर्नाटक में एक जगह है बेंगलोर, जिसको हम सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है। ये क्या कह सकते हो, आईटी हब है, या सॉफ्टवेयर वगैरह यहाँ पर बनते हैं, ठीक है। अब देखिए, एक होता है फुटलूज इंडस्ट्री। क्या है फुटलूज इंडस्ट्री? क्या है, ठीक है। तो फुटलूज इंडस्ट्री में आता है आपका सॉफ्टवेयर ही आता है, मतलब जिसके लिए आपको न कोई बहुत ज़्यादा जगह चाहिए, न बहुत ज़्यादा कोई आपको कैरी करने में प्रॉब्लम। भाई आप देखते हैं कि एक पेन ड्राइव में कितना सारा सॉफ्टवेयर लेके जा सकते हैं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपको जब निर्माण करना है, सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, तो आप एक लैपटॉप लेकर बैठ गए, तो उसी से क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए, कि आपको कोई ट्रक तो नहीं बनाना है कि आपको बड़ी फैक्ट्री चाहिए। तो ऐसा है, इसको हम फुटलूज इंडस्ट्री में रखते हैं। लिखा है यू आर यूनिक के लेखक कौन है? तो यू आर यूनिक के लेखक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर हैं। तो देखिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर को हम लोग मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, मिसाइल मैन आए तो मिसाइल वोमेन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो टेसी थॉमस जी को कहते हैं, टेसी थॉमस, है ना, ये याद रखिएगा। अब विंग्स ऑफ फायर और इंडिया विजन 2020, इसके भी लेखक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यू आर यूनिक, विजन 2020, और मैंने आपसे जो बताया कि विंग्स ऑफ फायर या अग्नि की उड़ान, ये सब इन्हीं की बुक के लेखक है। और यहाँ पर जो मिसाइल वुमेन की बात करी हमने, टेसी थॉमस की बात करी लेडीज़ में, ठीक है। तो यहाँ पर ये आंसर हो गया। अगला, जैन समुदाय का जो पवित्र समेध शिखर पर्वत है, ये कहाँ है? देखिए, हुआ था ये झारखंड में। हुआ क्या था कि देखिए, जैन धर्म में हिंसा का विरोध किया गया है। देखा होगा कि लोग मास्क भी लगाते ताकि सांस लेते वक्त कीड़े मकोड़े भी ना चले जाएं। तो बहुत अहिंसावादी हैं, ठीक है। हिंसा का विरोध है, मैंने लिखा, ये हिंसा मत समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ये हिंसा का विरोध करते। तो यहाँ पर हुआ था कि कुछ तीर्थयात्रियों के लिए जगह खोली गई, तो वहाँ पर कुछ शराब की दुकान, मीट मांस की दुकान खोल गए थे, जिससे इन लोगों का विरोध था कि इस पवित्र स्थल पर ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, जिसको लेकर विवाद भी हुआ था। इसी वजह से चर्चा में आया था समेत पर्वत, ठीक है। तो झारखंड में मिलेगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यपालिका से संबंधित है? तो यहाँ पर बात हो रही है राज्य कार्यपालिका से, तो यहाँ पर हो जाएगा 153 से 167 की बात हो रही है भारतीय संविधान, ठीक है। राज्य की बात हो रही है, ये याद रखिएगा, सेंटर की बात नहीं हो रही है। सेंटर का आपका यहाँ से शुरू हो जाता है आर्टिकल 52 राष्ट्रपति से लेकर आगे तक, ठीक है, 152 तक, ठीक। श्री कृष्ण सिन्हा को किस नाम से जानते हैं? पंजाब केसरी, बॉम्बे केसरी, बिहार या मद्रास? देखिए, श्री कृष्णा को तो यहाँ पर हम लोग हैं मद्रास केसरी के नाम से जानते हैं, ऑप्शन डी। लेकिन जैसे बात आई है पंजाब केसरी, तो पंजाब केसरी हम लोग कहते थे लाला लाजपत राय जी को,
लाला लाजपत राय, इनको क्या बोलते थे हम लोग, ये बोलते थे पंजाब केसरी। तो यहाँ पर इनका क्या आंसर हो जाएगा, श्री कृष्ण सिन्हा का हो जाएगा मद्रास केसरी। अगला प्रश्न है, दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थता है। देखिए ये होता है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई निकट दृष्टि दोस्तों, निकट का तो देख पाता है, दूर का नहीं देख पाता, इसको हम मायोपिया कहते हैं। ठीक है, हाइपर माइट्रोपिया में इसका दूसरा हो जाएगा, प्रेस बायोपिया में दोनों की प्रॉब्लम होती है, तो उसको बाईफोकल लेंथ का क्या कहते हैं लेंस लगाया जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको मैंने बहुत क्लियर कर दिया, मायोपिया इसका आंसर होगा। पृथ्वी की धुरी पर अपने कक्षीय समतल के साथ बनाया गया कोण। देखिए यहाँ पर क्या है, कन्फ्यूजन हो जाएगी, आपके मन में आ रहा होगा सर 30.5 क्यों नहीं है यहाँ पर ऑप्शन में। अभी मैं बताता हूँ। देखिए ये हो गया आपका कक्षीय समतल हो गया, ये कक्षीय समतल हो गया, ये एक्सिस हो गया। तो यहाँ पर क्या है, अगर हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लें थोड़ी देर के लिए, देखिए ये एक्सिस है, पृथ्वी को ऐसे घूमना चाहिए, लेकिन पृथ्वी इसके सहारे घूमती है ना। तो यानी पृथ्वी ऐसे घूमती है, तो यानी एक्सिस से कितना झुकी है, यही 23.5 है आपका, यही 23.5 है। लेकिन ये जो कक्षीय तल वाला एंगल है ये 66.5 एंगल है। अगर आप दोनों को जोड़ेंगे तो क्वाड्रेंट की वैल्यू वैसे भी 90 आती है। तो वहाँ पर यही बात की जा रही है कि भाई इसमें कौन सा पॉइंट होगा, तो ये ऑर्बिटल प्लेन का एंगल की बात हो रही है 66.5, और जो दूसरा बचेगा 23.5, इसीलिए ऑप्शन में 23.5 नहीं रखा गया। तो यहाँ पर तो क्लोज डिग्री है, 66.5 की जगह 66 दिया हुआ है, तो ये भी सही है। ठीक है, मलमपुझा बांध किस जगह पर है, तो मलमपुझा आपको पलक्कड़ मिलेगा, पलक्कड़ पड़ेगा आपको केरला स्टेट में। ठीक है, जैसे कल के वीडियो में हमने बताया था आपसे, हीराकुंड डैम भारत का सबसे लंबा डैम है। फिर एक है आता है आपका टिहरी डैम, टिहरी डैम मिलेगा आपको उत्तराखंड में मिलता है, टिहरी डैम उत्तराखंड में मिलता है भागीरथी नदी पर। तो भागीरथी नदी पर भारत का सबसे ऊंचा डैम है। फिर एक और है भाखड़ा नांगल डैम, भाखड़ा नांगल डैम मिलता है सतलज नदी पर, हिमाचल प्रदेश के पास हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है। शब्द सुनिएगा, हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है। और अगर सिर्फ लिखा रहे कि सबसे ऊंचा बांध बताइए, तो आपका टिहरी हो जाएगा, भागीरथी नदी उत्तराखंड। ठीक है, तो मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे यहाँ पर आपको बताया। तो ये पलक्कड़ मैंने आपसे बताया था, मलमपुझा पलक्कड़। कौन सी क्रांति एम.एस. स्वामीनाथन से जुड़ी, देखिए एम.एस. स्वामीनाथन से हरित क्रांति जुड़ी हुई है। ठीक है, तो हरित क्रांति, अब देखिए ये हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं भारत में। एक व्यक्ति है नॉर्मन ई बोरलॉग। ठीक है, नॉर्मन ई बोरलॉग, ये क्या है कि विश्व में ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक माने जाते हैं, हरित क्रांति के जनक विश्व स्तर पर। भारत स्तर पर एम.एस. स्वामीनाथन है। और यहाँ पर स्वर्ण क्रांति है, सफ़ेद क्रांति है। तो जो यहाँ पर जो आपका पीली क्रांति है, आपका येलो रेवोल्यूशन, ये है मस्टर्ड वगैरह से है। ठीक है, स्वर्ण जो गोल्डन है आपका फ्रूट, और ये जो क्या कहते हैं शहद वगैरह, इनसे है। सफ़ेद क्रांति जो से वाइट रेवोल्यूशन है मिल्क प्रोडक्शन से। और वाइट रेवोल्यूशन के जनक माने जाते हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन, वर्गीस कुरियन। तो जो एक्स्ट्रा पॉइंट है ये ध्यान रखिएगा। और मैंने आज जो डेट है 17 जुलाई, मैंने आज ही के डेट में मॉर्निंग में लगभग 9:30 के आसपास मैंने आपको एक टेलीग्राम पर दिया है, कौन से रेवोल्यूशन किससे संबंधित है, 2 पेजेस हैं, उसको जाकर जरूर देखें और वहाँ से नोट्स बना लें, एक साथ आपका तैयार हो जाएगा। तो एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति। मधुबनी कला किस राज्य की, मधुबनी पेंटिंग का सबको पता है कि भाई ये बिहार का है, इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। मधुबनी पेंटिंग काफ़ी फेमस है। ठीक है, मधुबनी जिला भी है बिहार में। अगला है रानी की वाव किस नोट पर अंकित किया गया। जैसे आपके पास नोट होंगे तो किसी पे मंगलयान है, ठीक है, 2000 पे मंगलयान था, बट अभी 2000 आपको मिल नहीं रही होगी। ठीक है, तो ऐसे ही करके है। तो रानी की वाव जो है 100 की नोट पर बना हुआ है। ठीक है, तो आपके पास जो नोट्स हैं उसको चेक करें, क्योंकि एग्जाम में होता क्या है कि आपसे वहाँ पर पूछा जा सकता है। एसएससी, यूपीपी, इन सब में ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये सब आना कि किस नोट पे क्या बना हुआ है। कच्चा तीवु जो है भारत और किस देश के बीच में, देखिए आइलैंड है तो जाहिर सी बात है पानी वाले भाग पे होगा। तो कॉमन सेंस लगाइए कि भाई म्यांमार, बांग्लादेश तो बहुत रेयर है, हालांकि बांग्लादेश के साथ भी हैं। तो यहाँ पर श्रीलंका के बीच में कच्चा तीवु है। ये डिस्प्यूटेड हुआ था कुछ समय, मतलब इंडिया ने ही श्रीलंका को दिया था, बट ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। बांग्लादेश के जो साथ है इधर न्यू मोरे और गंगा सागर है, न्यू मोरे और गंगा सागर। तो ये याद रखिएगा, ये बांग्लादेश के पास है। इधर हम लोगों ने यहाँ पर देखा, श्रीलंका से नीचे जाएंगे मालदीव पड़ेगा, फिर मिनिकॉय पड़ेगा, लक्षद्वीप पड़ेगा। तो ये आइलैंड है। तो मिनिकॉय ये सब तो इंडिया के ही पार्ट है, बट मालदीव तो पूरा देसी है, जहाँ से क्या था कि जो मोहम्मद मुइज़ू वहाँ के राष्ट्रपति बनने के बाद भारत के सैनिकों को इंडिया वापस बुलाने के लिए कहे थे। अभी आए थे इंडिया, क्योंकि जब पीएम वो ले रहे थे, ओथ ले रहे थे नए टेन्योर के लिए, तब वो आए थे। ठीक है, इस तरह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। एलयू का फुल फॉर्म क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट,
एडवांस एम्पलीफायर या अल्टरनेटिव, तो यहाँ पर है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपको इसके सीपीयू का पूछा जाता है, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट पूछा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से फुल फॉर्म हमेशा पूछे गए हैं और जो भी रिलेटेड लगते हैं कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो जरूर बताया जाएगा। अगला, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? 7 अप्रैल, 10 जून, 13 अगस्त या 15 अक्टूबर। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 7 अप्रैल को मनाते हैं। देखिए दिवस तो मैंने लगभग हर तीसरे चौथे वीडियो में मैं बताता हूँ और कोई भी दिवस आपका छूटेगा नहीं। 2 वीडियो पहले जाकर देखिए, मैंने पूरा रिवाइज करा रखा है, जिसमें 27 मिनट का वीडियो है, जाके देखिए, उसमें मैंने पूरा रिवाइज करा रखा, कम से कम 23-24 दिवस मैंने बताए हैं, तो उसको यहाँ से देख सकते हैं। कृषि का किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। देखिए भाई, जब इंडिया आज़ाद हुआ तो एग्रीकल्चर लैंड पाकिस्तान के पास चला गया, इधर बांग्लादेश के पास भी कुछ चला गया, तो इंडिया उस समय क्या था कि इंडिया में चाहिए तो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो एग्रीकल्चर बेस्ड थी। और अगर पूछा जाए सेकंड किस पर बेस्ड थी, तो सेकंड इंडस्ट्री पे थी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तीसरी चलती है, बट तीसरे के समय फिर हम लोग 62 में चाइना से वॉर करते हैं, 65 में पाकिस्तान से वॉर करते हैं, तो इसके बाद फिर 3 साल का ब्रेक लग जाता है। ठीक है, तो उसी समय 66-67 में आपको 1966 और 67 के पास हरित क्रांति आती है। ठीक है, जिसमें MS स्वामीनाथन का डिस्कशन हमने पहले किया। उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी का कार्यकाल था और फिर उन्होंने कहा था कि भाई जय जवान जय किसान जय विज्ञान, तो नारा उन्हीं का है, जय जवान जय किसान, कि भाई किसानों ने मेहनत करी है, जवान उस समय युद्ध लड़े थे, तो इस समय से वो निकल के आया था। अभी यहाँ पर देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 365, 374, 382 या 390। तो 382, ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको क्लियर करूँगा, पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है, 382 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 382 हो जाएगा। अब देखिए जब पॉपुलेशन सेंसस की बात आई तो मैं बता देता हूँ, 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में पहली जनगणना हुई, फिर 1881 के समय रिपन के काल से रेगुलर जनगणना हुई। आज़ादी के बाद ये 7वीं जनगणना थी 2011 वाली, और टोटल अब तक की 15 जनगणना हो चुकी हैं। ठीक है, सेंट्रल का विषय है, सेंट्रल लिस्ट का, क्योंकि केंद्र सरकार कराती है, राज्य सरकार नहीं कराती है। और अगर इंडिया का सेक्स रेशियो करें 943/1000 है, यानी ये फीमेल है, नीचे 1000 मेल हैं। सबसे ज़्यादा केरल का सेक्स रेशियो है 1084 महिलाओं पर 1000 पुरुष हैं, और सबसे कम हरियाणा का है 879/1000 मेल। ठीक है, तो ये हो गया है। पॉपुलेशन डेंसिटी हमने बता ही दी है। अगर पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा पूछे तो वो बिहार की बताइएगा। बिहार की 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और सबसे कम हो जाएगी 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश की हो जाएगी। तो देखिए एक ही साथ कितना क्वेश्चन हो गया। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस समय लागू हुआ? 1856, 98, 1945 या फिर 1974। तो यहाँ पर है 1856 में विधवा पुनर्विवाह। देखिए विधवा पुनर्विवाह में 2 लोग का बहुत रोल रहा है, DK कर्वे साहब का बहुत रोल रहा है और ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। बट ईश्वर चंद्र विद्यासागर तो बाल विवाह के भी प्रति विरोधी थे, बट इन्होंने अपनी 12 या 13 साल की बेटी का विवाह किसी राजा से कर दिया था, तो काफ़ी आलोचना हुई थी इनकी। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सी नदी मालवा के पठार से होकर बहती है? बेतवा, गोदावरी, चंबल, हिंडन। तो यहाँ पर हो जाएगा बेतवा नदी। ठीक है, तो देखिए यमुना की सहायक कौन कौन से हैं? ये यमुना रिवर, मैं आपको बता देता हूँ ट्रिक के साथ। चंबल सिंध का बेटा कौन? ऐसे याद रख लीजिए, टोंस। तो चंबल नदी, चंबल सिंध यानी काली सिंध नदी, चंबल सिंध का बेटा यानी बेतवा नदी, कौन से? केन नदी। फिर आगे टोंस है, तो चंबल सिंध का बेटा कौन, ये सीक्वेंस में लगे हैं। यमुना, ये जाके फिर क्या है कि प्रयागराज के पास क्या है कि भाई गंगा से मिल जाती है, और विश्व की सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी में माना जाता है यमुना को। डबल फॉल्ट शब्द किसके? देखिए खेल और उसके शब्द और खिलाड़ियों की संख्या बहुत पूछा जाता है, तो यहाँ पर है डबल फॉल्ट शब्द, टेबल टेनिस, शतरंज, टेनिस या फिर टेनिस या बैडमिंटन। तो यहाँ टेनिस से संबंधित है डबल फॉल्ट शब्द। अगला, पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु। देखिए भैया 21 बताए थे, फिर 25 किसकी है? लोकसभा के लिए बनने के लिए, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा के लिए। ठीक है, 25 हो गई। 30 किसके लिए चाहिए? राज्यसभा के लिए चाहिए। फिर अब कहोगे सर प्रधानमंत्री के लिए क्या? भाई तो जो लोकसभा का सदस्य बन जाएगा 25 वर्ष में प्रधानमंत्री बन जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं हम लोग के यहाँ, जब तक कि 60-65 साल के होंगे नहीं, क्योंकि सीनियर मोस्ट लगभग जिनका विश्वास, उनका कार्यकाल और उनके और भी देखे जाते हैं चीज़ें, तब जाकर कहीं कोई प्रधानमंत्री बनता है। ठीक है, और फिर 35 वर्ष में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर बनते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा।
अगला है चुनाव आयोग के अनुसार पूर्व मौन अवधि में जारी नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन कैन नॉट बी रिलीज ड्यूरिंग द प्री पोल साइलेंस पीरियड। तो यहाँ क्या है कि भाई ये जो प्री पोल साइलेंस पीरियड होता है ये होता है 48 घंटे का। उससे पहले आप कोई चीज़ नई घोषणा या कोई चीज़ों को नहीं बता सकते हैं। ठीक है। स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा किसने प्रस्तुत करी है भाई? गरीबी रेखा जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, दादा भाई नौरोजी, राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पर देखिए दादा भाई नौरोजी का बहुत नाम आता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्होंने नेशनल इनकम बताया। पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इनकी एक बुक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक, नेशनल इनकम की बात करी है और ड्रेन ऑफ वेल्थ की बात इन्होंने की है दादा भाई नौरोजी, और इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। भारत में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? गुजरात, कर्नाटक, उड़ीसा या फिर तमिलनाडु? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कर्नाटक। आपने एक मूवी देखी होगी KGF, रॉकी भाई वाली। ठीक है। तो कोलार गोल्ड फील्ड समुद्री मिल रहे हैं। ठीक है। तो गोल्ड के मामले में आपको कर्नाटक आगे है और थोड़ा बहुत आंध्र प्रदेश में है। बाकी आपने एक सुवर्ण रेखा नदी सुनी हुई होगी झारखंड की तरफ, उसके जो पानी है उसमें रेत में सोने के कण पाए जाते हैं। ठीक है। और आपको बता दें डायमंड से 2 जगह फेमस है MP में, एक है पन्ना और दूसरा है सतना। तो ये दोनों जगहों के नाम याद रखिएगा, डायमंड के लिए बहुत फेमस है। ठीक है। राजस्थान में खेतड़ी है जो एंशियंट टाइम से तांबा के लिए बहुत प्रसिद्ध रहा है, और राजस्थान चांदी में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है। आयरन के लिए आपका उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ 3 राज्य ये बहुत आगे हैं, और उसी में कोयले में भी। भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का औपचारिक रूप से उद्घाटन कब किया गया था? तो यहाँ पर पहले परमाणु रिएक्टर की बात हो रही है 1955, 56, 57, 58। तो ये 1957 के समय हुई थी, ये याद रखिएगा। ठीक है। मैं किसी दिन आपको बाल्को, नाल्को, हिंडाल्को ये फिर मैं बताऊंगा। जैसे भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड है, फिर नाल्को आपका हो जाएगा, हिंडाल्को हिंदुस्तान हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 की बात हो रही है। देखिए वित्त आयोग 280 प्रत्येक 5 वर्ष पर प्रेसिडेंट की, और या उससे पूर्व जब जरूरत लगेगी तब प्रेसिडेंट इसकी आयोग की नियुक्ति करता है। ठीक है। तो इसमें एक तो हेड होता है, बाकी इसमें 4 लोग और होते हैं। तो ये फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280, और फिर ये क्या करते हैं, अपनी रिपोर्ट देते हैं। ठीक है। फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करेगा कि भाई स्टेट और सेंट्रल के बीच में करों का बंटवारा कैसे होना चाहिए, ये सब करता है। ठीक है। अगला है ब्लीचिंग पाउडर को उपयोग पीने के लिए किस रूप में किया जाता है? कोगुलेंट के रूप में, डिसइंफेक्टेंट है, एंटीसेप्टिक है या एंटीबायोटिक? तो यहाँ पर भाई कीटाणुनाशक है, जो क्लोरीन दवा आप करके बोलते हो, दैट इज़ द ब्लीचिंग पाउडर, तो वो कीटाणुनाशक ही है। ठीक है। टंकियों में यही सब डाला जाता है जिससे कि आपको कुछ समय तक स्मेल आती रहती है। ठीक है। अशोक के निम्नलिखित प्रमुख शिलालेख में से कौन से खरोष्ठी लिपि में है? सहबाजगढ़ी, सांची, सारनाथ, बैरूत? तो यहाँ पर देखिए 2 जगह यहाँ पर सहबाजगढ़ी और मानसेहरा, ये 2 जगहों पर है जिसका अशोक की जो लिपि है वो खरोष्ठी लिपि मिलती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाई यहाँ पर अशोक के कौन से शिलालेख में धम्म नीति का विस्तृत वर्णन है? तो यहाँ पर है मेजर रॉक एडिक्ट जो इनका है, प्रमुख शिलालेख जो है 9वां है, 11वां है, 12वां है या 10वां है? तो यहाँ पर हो जाएगा 11वां शिलालेख जो है, ये क्या है कि इसमें शिलालेख की धम्म लिखी, मतलब शिलालेख में धम्म नीति का वर्णन किया गया है जो अशोक। ठीक है। तो देखिए ये क्या है कि अपने 8वें वर्ष में क्या करते हैं, कलिंग पर आक्रमण करते हैं। कौन से 8वें वर्ष? जन्म के नहीं, राजा बनने के बाद 8वें वर्ष पर कलिंग पर आक्रमण करते हैं। उसमें वहाँ पर माना जाता है राजा खारवेल का वहाँ पर क्या था, शासन था। तो वहाँ पर काफ़ी लोग संख्या मारे गए। उसके बाद ये उतना माहौल को देखकर द्रवित हुए के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और आगे युद्ध ना करने का निर्णय भी लिया। फिर उन्होंने अपनी बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, ऐसे करके इनकी कुछ धम्म नीति अपनाई, जो कि यहाँ पर आपके 11वें शिलालेख में यहाँ पर वर्णित है। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका, मौर्य सम्राट अशोक ने निम्नलिखित में से किसमें अशोक वर्धन कहा गया है? जूनागढ़ शिलालेख या नागपुर? पुराणों में कहा गया है, नितलूर लघु शिलालेख या मास्की शिलालेख? किसमें मॉडर्न एम्परर अशोक को यहाँ पर क्या कहा गया है कि देखिए यहाँ पर जो है बात हो रही है वो पुराणों में इनकी बात हो रही है कि इनको भाई अशोक, ग्रेट अशोक कहा गया। भाई देखो महान कहा गया है। ये काफ़ी लंबा क्षेत्र भी था, मौर्य सम्राट थे। ठीक है। देखिए मौर्य सम्राट में देखिए आपका चंद्रगुप्त मौर्य इन सब लेकर बहुत लोग हुए, उदयन लेकिन किसी का भी नाम कि आगे ग्रेट नहीं लगता है, तो ग्रेट इन्हीं के आगे लगता है। तो इनकी नीति भी ऐसी थी और इनका क्षेत्र भी काफ़ी फैला हुआ था।
तो ये याद रखिएगा। बाकी मौर्य वंश की स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराकर की थी और उसमें चाणक्य ने काफ़ी मदद करी थी, ये भी पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि घनानंद ने चाणक्य की बेइज्जती कर दी थी और चाणक्य चले जाते हैं बाहर और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया और वहाँ पर युद्ध लड़ा और जीत गए। ठीक है, तो दोस्तों ये आपके क्वेश्चंस रहे 30 क्वेश्चन डेली के। तो उम्मीद है चीज़ें समझ में आ रही होंगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और काम कैसा लग रहा है कमेंट करें। और ऐसा ही मेरा प्रयास है कि आपको क्वेश्चन के साथ और भी चीज़ें एक्सप्लेन करें जो आपके लिए बहुत ज़रूरी रहें। ठीक है, तो दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे दी हुई है, उसको वहाँ पर आप ज्वाइन करें, जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिलती है। तो मिलेंगे अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।